नमस्कार। पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने बीमारियों के कारण देखे, अप्राकृतिक भोजन, अप्राकृतिक विचारधारा और अप्राकृतिक भोजन में हम लोग क्या क्या लेते हैं और गलत सोच जो मोटे तौर पे हम करते हैं उसकी भी ब्रीफ आपको दी थी। पार्ट 2 में मांसाहार के बारे में बात हुई कि प्रकृति के नियम के अनुसार हम इंसान मांसाहार के लिए बने ही नहीं हैं, फिर भी अगर हम खाएंगे तो बीमार होना बहुत स्वाभाविक है। उसमें जुड़ी हुई हिंसा, उससे पर्यावरण पे असर, ये सब पॉइंट हमने कवर किए थे। आज हम बहुत ही बड़ा एक विषय लेने जा रहे हैं, वो है पशुजन्य दूध और डेयरी प्रोडक्ट। क्योंकि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स को हमने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसके पहले हमारे न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बालू भाई चौहान को मेरा नमन। मैं अहिंसा परमो धर्म मुंबई का एक्टिव मेंबर भी हूँ। आज का जो विषय है वो काफ़ी महत्व का है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हम दूध क्यों पीते हैं? बचपन से हमें बताया गया था दूध एक संपूर्ण आहार है, होलसम फूड है, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन वगैरह इसमें से मिलेंगे। ये लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा, हमारी शक्ति स्फूर्ति बढ़ जाएगी, हमारे बोन्स डेवलप होंगे, हमारे दांत मजबूत होंगे, हमारे मसल्स मजबूत होंगे। यही चीज़ हमें स्कूल में भी बताई गई थी, हमारी परंपराएं में भी बताया गया था, आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है और ऐसा बताया गया था कि हमारे शास्त्र में भी यही लिखा है। कई बार कुछ सेंसिटिव लोगों ने कुछ प्रश्न उठाए तो कहने लगे कि जानवर ज़रूरत से ज़्यादा दूध देता है तो हम दूध निकाल के उसकी मेहरबानी करते हैं। और ऐसे अनेक कारण रहे हैं जिसके कारण दूध पीने को अच्छा माना गया और सोशली और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये बताया गया था कि ये पीना जरूरी है। तो आज हम देखेंगे प्रकृति के नियम के अनुसार और आज की वर्तमान कंडीशन के अनुसार, चाहिए तो हम शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों का अगर सही अर्थघटन करेंगे और अपने अनुभव पे लाके देखेंगे कि अनुभव क्या कहता है, हमें रियलिटी क्या है वो एस्टैब्लिश करेंगे। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। पहला तो जैसे मैंने लास्ट नंबर 2 में भी बताया था कि प्रकृति ने हमारे खुराक की संपूर्ण व्यवस्था की है। बच्चा जब माँ के पेट में था तब भी उसकी व्यवस्था की थी, बच्चा जब बाहर आता है तब भी उसकी व्यवस्था प्रकृति ने की है माँ के दूध के द्वारा। बच्चे को दूध बच्चा पैदा होने के बाद आता है, उसके पहले माँ को दूध नहीं आता है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और कुछ खाने लायक हो जाता है तो दूध बंद हो जाता है। ये आगे देखेंगे। दूसरा जो कारण है, ये दूध का रेगुलर यूज एक साइलेंट किलर के जैसे एक जहर का काम करता है और हमारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों का कारण बनता है। समाज में फैले हुए बहुत सारे दूषण का कारण है ये। आध्यात्म के मार्ग में ये बाधा है, ये खुराक लेंगे तो। और इस व्यवसाय से जुड़ी हुई बहुत ही भयानक क्रूरता है, वो भी हम देखेंगे। हमारी दूध की मांग इतनी बढ़ गई है कि जानवरों को जबरदस्ती पैदा किया, जरूरत से ज़्यादा दूध भी निकाला, फिर भी हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है तो हम दूध में मिलावट करते हैं। मिलावट से भी हमारा काम नहीं होता है तो नकली दूध बनता है और खुलेआम बिकता है और दूध की आइटम भी बनती है, वो भी खुलेआम बिकती है। और इसके साथ में जुड़े हुए पर्यावरण के बहुत सारे सीरियस इश्यूज है, ये सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक प्रश्न मैं आपको देता हूं जिस पे आपको चिंतन करना है, मनन करना है। जिस तरह से आज की डेयरी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और जो प्रोजेक्शन है और बढ़ने का, अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या कत्ल खाने कम होंगे या बंद होंगे या बढ़ेंगे? मांसाहार कम होगा या बढ़ेगा? दूध और डेयरी इंडस्ट्री और कत्ल खाने का और मांसाहार का क्या रिलेशन है? इस पे आपको चिंतन करना पड़ेगा। कि हर शाकाहारी यही मानता है
दूध पीने में कोई गलती नहीं है। वो कत्ल खाने का विरोध करते हैं, मांसाहार का विरोध करते हैं। लेकिन जब डेयरी स्लॉटर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, कत्ल खाने से जुड़ी हुई है, उसकी वजह से अगर मांसाहार बढ़ता है तो आपको क्या करना है? आपको ये भी सोचना है, अगर आपने आपकी दूध की मांग कम नहीं की तो क्या कत्ल खाने बंद करवा सकते हैं? आप मांसाहार कम करवा सकते हैं। और दूसरा, अगर आपने दूध की मांग कम कर दी या बंद कर दी तो क्या कत्ल खानों को कम रॉ मटेरियल जाएगा? तो उतनी कम कत्ल होगी, तो उतना कम मांसाहार बिकेगा। तो यही पॉइंट पे आपको चिंतन करना है। ये तस्वीर देखिए, एक पैदा हुए बच्चे की है, उसके माँ के साथ की। माँ बड़े प्यार से बच्चे को बड़े प्रेम से दूध पिलाती है, बड़ा स्नेह का संबंध है। फिर वो इंसान हो या गाय हो या बैल, गाय हो या भैंस या और अन्य कोई भी दुधालु प्राणी हो, बड़े प्यार का संबंध होता है, बड़े स्नेह का संबंध होता है। कुछ भी भद्दा नहीं दिखता है, इसमें सुकून आता है। अब ये तस्वीर देखिए, क्या दिखता है? बच्चा भी दूध पीता है, बाप भी दूध पीता है, दो आंचल बच्चे हैं, उसमें दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, भाई बहन, एरा गैरा नत्थु जो भी है, उस हर कोई पी सकता है। यहाँ से खुलेआम छूट है और प्रैक्टिकली ये होता है। कैसा लगता है ये देखने में? देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हकीकत तो ये है। तो आगे देखेंगे क्या असर है ये सब की। दूध जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पैदा हुए बच्चे के लिए ही प्रकृति बनाती है। बच्चा बड़ा होता है, उसके बाद उसको दूध की जरूरत नहीं है, फिर भी दूध पीते हैं। एसिडिटी, पेट की गड़बड़, कॉन्स्टिपेशन, मोटापा, कैंसर। फोरकास्ट है कि इंडिया विल बी ए कैंसरस कंट्री बाय 2025। अगर यही तरीके से इसी क्वालिटी का दूध अगर इंडिया पीता है तो कैंसरस कंट्री गिनी जाएगी। घुटने के प्रॉब्लम, हड्डियों के प्रॉब्लम, नी जॉइंट के प्रॉब्लम, ये सब आज कॉमन हो गए। क्यों? सोचने वाली बात है। और अनेक बीमारियां लगी हुई है इसके साथ में, लिस्ट बड़ी है, जिसमें दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स ने बड़ा रोल प्ले किया है। ये इसलिए हम कहते हैं कि जिन्होंने छोड़ा है उनको ये फायदा हुआ है, कुछ ही हफ्तों में हुआ है। और ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया था। अभी ये देखिए, मनुष्य का दूध और गाय के दूध की कंपैरिजन देखिए। क्या दोनों का ग्रोथ एक ही है? दोनों का वेट एक ही है? दोनों की एक्टिविटी सेम है? दोनों का इंटेलेक्चुअल पावर सेम है? क्या सेम क्या है दोनों जीव में? कुछ भी नहीं। मनुष्य पैदा होता है 2.5 से 3.5 किलो का, गाय पैदा होती है तभी 15 से 30 किलो की होती है। गाय पैदा होते ही खड़ी हो जाती है, मनुष्य को चलने के 9 से 12 महीने लग जाते हैं। गाय जो है आज की तारीख में 2 साल की उम्र में बच्चा देती है, इन 1.25 साल की उम्र में वो गर्भ धारण करती है। ये मनुष्य को लागू नहीं पड़ता है। कम से कम 15-17 साल की उम्र के बाद गर्भ धारण होता है आसानी से। एक एडल्ट गाय का वजन कितना होगा? 250 से 500, डिपेंड्स कौन सी नस्ल है, कौन सी वैरायटी है। एक मनुष्य का वजन क्या होगा? 55 से 65 किलो के बीच में। मनुष्य 2 पैर पे चलने वाला आदमी है, ये 4 पैर में चलने वाला है, ये वर्टिकल चलने वाला है, ये हॉरिजॉन्टल चलने वाला है। जानवर का दूध, वो गाय हो या भैंस हो, और मनुष्य का दूध, क्या आपको लगता है उसमें फैट्स, कैल्शियम, प्रोटीन सेम है? उसकी शारीरिक विकास के लिए जानवर के दूध में 3 से 6 गुना ज्यादा कंटेंट्स होते हैं, जो मनुष्य का शरीर पचा नहीं सकता है। मैं कोई ज्यादा टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं। केसिन, लैक्टोज इंटॉलरेंस, IGF-1, ये सब आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 70 to 75% को तो दूध पचता ही नहीं है, इंडाइजेशन होती है। अभी आप एक सोचिए, अब जरा आप सोचिए, जो जानवर का वजन 300-400 किलो है उसका दूध पिएंगे तो आपका वजन क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा?
जो जानवर जिसका दिमाग हमारे से 2.5 गुना छोटा है उसका दूध पिएंगे तो आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जो जानवर जिसका आयुष्य अगर उसको ठीक से रखा जाए तो भी 20 से 25 साल है, उसका दूध पिएंगे तो आपका आयुष्य कम होगा या बढ़ेगा। जो जानवर सांड पैदा कर सकता है उसका दूध पिएंगे तो आप आपका संयम मेंटेन कर पाएंगे। आप ज़रा सोचिए और अपना डिसीजन लीजिए। माँ को पहला बच्चा हुआ तो माँ को दूध आया, किसके लिए आया? उस बच्चे के लिए। बच्चा बड़ा हुआ, दांत आ गए, चबाने के लायक बन गया तो चबाने के लायक खुराक लेने लगा। माँ को दूसरा बच्चा आया, फिर से दूध आया, किसके लिए आया? उस बच्चे के लिए आया। माँ को तीसरा बच्चा आया, फिर से दूध आया, किसके लिए आया? तीसरे बच्चे के लिए आए या पहले दूसरे बच्चे के लिए भी था वो? कोई माँ ने पहले दूसरे बच्चे को दूध पिलाया? नहीं पिलाया। क्यों नहीं पिलाया? वो एक्सक्लूसिवली उस तीसरे नंबर के तीसरे बच्चे को ही पिलाया। उसके ही बच्चे थे, वही माँ थी, उसने क्यों पहले और दूसरे बच्चे को दूध नहीं पिलाया? है कोई जवाब? जवाब एक ही है, बच्चा दूसरी खुराक लेता है इसलिए दूध की जरूरत नहीं है। बात बिल्कुल सही है। हर जीव जो है, मैमल्स जो है, जिसको माँ का दूध पीता है वो बचपन में, वो सिर्फ बचपन में ही पीता है। 5000 से ज्यादा दूधालु प्राणी है, सभी यही नियम पालते हैं, बचपन में अपनी माँ का दूध पीते हैं, फिर कोई नहीं पीता है और सभी स्वस्थ है, हमारे से ज्यादा शक्तिशाली है, बलशाली है, स्फूर्तिले है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी गाय को बच्चा आता है तो गाय को दूध आता है, तो ये दूध किसके लिए आया? गाय के बछड़े के लिए या मनुष्य के लिए? बछड़ा, बिछड़ा, बछड़े को बिछड़ा के मनुष्य दूध की डकैती करता है। मैं तो चोरी भी नहीं कहता हूं, डकैती करता है खुलेआम। उस लाचार मनुष्य के, लाचार जीव के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा हमने, और कहते हैं हम उस पर दया करते हैं, करुणा करते हैं, हम उसकी देखभाल करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, कहां पे ये आपकी एग्रीमेंट हुई थी उस जानवर के साथ में? क्या जानवर, गाय, भैंस, वो आपके पास आके गिड़गिड़ाए थे, भैया मेरे को दूध ज्यादा आता है, ऊपर वाले ने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट किया है, मेरे को एक ही आंचल का दूध चाहिए और मुझे 4-4 दे दिए, ये सर्जनहार की गलती है? आपको क्या लगता है ऊपर वाले ने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट किया है? और वो भी 75% एक्सेस मिल्क? आपको कहां से ये ब्रह्म ज्ञान हो गया? जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, सूर्य बनाए, इतने बड़े पृथ्वी ग्रह बनाए, उसमें 84 लाख जीव बनाए, पूर्ण व्यवस्था की, उसने खाली गाय और भैंस में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कर दिया। कल को उठ के आपको ऊंट में भी कुछ नजर आएगा तो ऊंट में भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। चूहा अगर काम का हो गया, पता चला कि चूहे में ज्यादा प्रोटीन है, तो आप वही चीज करेंगे और बोलेंगे चूहे को भी ज्यादा दूध आता है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। एक चीज देख लीजिए, दूध जो है एक बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज है। 750 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरे विश्व में मनुष्य की। अगर एक मां को दूध आता है तो 750 करोड़ में वो जो पैदा हुआ बच्चा है उसका ही हक लगता है और किसी का नहीं लगता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। कुतर्क देके आप कुछ भी कर सकते हो। गाय का बच्चा है तो उसका हक पड़ता है, भैंस का बच्चा है तो उसका हक पड़ता है। कोई भी दुधालु प्राणी हो, अपने मां के दूध पे उसी का ही हक है। और आप देख लीजिए, जितने भी प्राणी हैं दुधालु, उन्होंने बचपन में अपनी मां का दूध पिया है, फिर उन्होंने दूध की और नजर भी नहीं की। आप बताएंगे, अगर कोई स्ट्रे इंसिडेंट्स लाएंगे, अरे उस बंदर ने पी लिया, उसने कर लिया, ये वो वगैरह, क्या रेगुलर है?
ये तो स्ट्रे इंसिडेंट्स है। मैं ये बात कर रहा हूं जो लागू पड़ता है 80-90% को। स्ट्रे इंसिडेंट्स में तो बहुत सारी चीजें हैं। मांसाहार भी अच्छा दिखेगा, शराब भी अच्छी दिखेगी, तो क्या उसको हम एग्री कर लेंगे? जो 90%, 80% से 90% को लागू पड़ता है उसकी ही चर्चा होनी चाहिए। 100 करोड़ में एक सैंपल मिल गया तो उसकी चर्चा नहीं हो सकती और उसका सत्य भी एस्टैब्लिश नहीं हो सकता है। अभी गाय को तो आपने माता कह दिया, गौ माता है। क्या गाय ने आपको बच्चा कहा? गाय ने आपको बेटा समझा? गाय के साथ आपने माता जैसा व्यवहार किया, बोलने से हो गया? व्यवहार कैसा है? जिंदगी भर दूध पीते हो और बोलते हो माता है। और क्या देखभाल की आपने, क्या रिस्पेक्ट दिया उसे? अभी देखते हैं हम, ये जो है इसकी जीवन यात्रा है ये जानवर की। आज कोरोना की वजह से हम लॉकडाउन में हैं, घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं, बड़ी तकलीफें हैं। कब लॉकडाउन खुले, कब लॉकडाउन खुले, और कोई बेचैन है। ये जानवर पैदा होने से उसकी अंतिम यात्रा तक लॉकडाउन में रहता है। वहीं पे रहना है, उधर ही उसको वही गंदगी में रहना है, वही मलमूत्र का त्याग करना है, वहीं खड़े रहना है, वहीं दूध देना है, वहीं बच्चे पैदा करते रहना है। ना हवा है, ना उजास है, ना अपने बच्चे के साथ रह सकते हैं, ना तो अपनी फैमिली के साथ वो रहते हैं। गाय अलग, बैल तो पता नहीं कहां है, बच्चे को अलग बांध दिया। बछड़ा बिछड़ा, क्या है ये? आप डेयरी जाइए, नहीं हो तो लोकल तबेले में जाके देखिए मैं जो कह रहा हूं उसमें सत्य है या नहीं। देखिए वहां की गंदगी क्या है, कितना स्वच्छ वातावरण है वहां पे, कैसे उनको बांधा गया है, कौन से अंग उसके काटे जाते हैं। ये जो है व्यवसाय हो गया है। ये जानवर जो है जिसको आप गौ माता कहते हैं, एक्चुअली गाय से ज्यादा तो अब भैंस का दूध आ रहा है। तो गाय को माता कहेंगे तो बैल को क्या कहेंगे, पहले वो बताइए। पिता कहेंगे। गाय को माता कहा तो भैंस को क्या कहेंगे? वो दूध तो उसका ज्यादा आता है, कुछ नाम उसका भी तो दीजिए, नामकरण तो कीजिए। दूध बनाने की मशीन बना दिया है। 2 साल को पहला बच्चा देना है, इसलिए उसका कृत्रिम गर्भधान होता है, क्योंकि यहां पे स्त्री और पुरुष का तो मिलाप होता ही नहीं है, दोनों अलग बैठा है, अलग है। और कोई भी डेयरी में चले जाइए या तबेले में चले जाइए, देखिएगा वहां पुरुष कितने हैं, जानवर, पुरुष जानवर कितने हैं। और इतनी गाय क्यों है, इतने भैंस क्यों है? तो बाकी के सब बैल कहां पे गए? पुरुष जानवर क्यों नहीं दिखाई देते हैं वहां पे? 2 साल की उम्र में बच्चा देना है, तीसरी साल को बच्चा देना है, चौथे साल को बच्चा देना है, 5वें साल भी बच्चा देना है। अगर तीसरे साल बच्चा देना है तो उसके पहले उसको कृत्रिम गर्भधान करवाना पड़ता है। तो एक बाजू में पेट में बच्चा और दूसरी बाजू में दूध निकाला जाता है। कभी मनुष्य में सुना है आपने ऐसा? माँ प्रेग्नेंट भी है और माँ बच्चे को दूध भी पिलाती है। ये हर जानवर के साथ होता है, करीब करीब हर जानवर के साथ होता है। ज्यादा से ज्यादा दूध चाहिए, इसलिए अप्राकृतिक खुराक खिलाया जाता है। कभी तो नॉन वेजिटेरियन खुराक भी खिलाया जाता है। कुछ नशा भी दिया जाता है ताकि जानवर सुस्त पड़े रहे, खड़े रहे। हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा दूध निकालना है, इसलिए ऑक्सीटोसिन के भी इंजेक्शन दिए जाते हैं। जनरली ये प्रसव पीड़ा के वक्त दिया जाता है। उस जानवर को रोज लेना है, छोटी हो या बड़ी हो, अत्याचार तो होते ही है। मोडस ऑपरेंडी अलग हो सकती है। कभी जानवर के गुदा द्वार पे मारा जाता है, लकड़े डाले जाते हैं ताकि वो सोचते हैं कि ज्यादा दूध देगी गाय या भैंस। व्यवसायीकरण हो चुका है, इसलिए मशीन से दूध निकलता है। मशीन लगा दिया, वो खींचता है। अभी मशीन को इतना तो अच्छा सेंसिटिव नहीं है
कि दूध खत्म हो गया और वो अपने आप से बंद हो जाए। अगर उसने दूध खत्म होने के बाद भी चालू रहा तो झटके लगेंगे, खून निकलेगा और वो खून दूध में आएगा। वहाँ कोई जानवर की इतनी देखभाल नहीं होती, तो जहाँ से खून निकलता है वहाँ पस बनेगा, वो खून और वो पस दूध में आएगा। इसको हम शाकाहारी दूध कहेंगे। ये आप चेक कर लीजिए, मैं जो भी बोलता हूँ गलत है या सही है, ऑथेंटिकेट कीजिए आप। जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ जानवर अनेकों बीमारी से पीड़ित है, उसकी भी कुछ तो असर आएगी उस दूध पे। एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स इंजेक्शंस, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस, क्या वो कुछ दूध पे असर करेंगे कि नहीं करेंगे? आप सोचिए। अभी उसने दूध बच्चा कर लिया, इसमें 4-5 बच्चे पैदा भी कर दिए। अभी ये जानवर की ताकत इतना दूध देने की नहीं है कि उनको परवड़े, और उतनी देर में और बच्चे पैदा हो गए। बच्चे पैदा नहीं कर सकते, दूध भी दे नहीं सकते हैं, तभी इनका क्या होगा? क्या लगता है आपको? क्या पांजरापोल इसको संभालेगी? उनके पास इतनी ताकत है कि ये संभाल सकते हैं? 7 साल से 20-25 साल तक उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, बस उसको संभाले रखो। उतना निर्वाह खर्च है आपके पास, उतनी जगह है आपके पास। ये व्यवसाय में गाय की तो जरूरत है क्योंकि वो दूध देती है। पुरुष की जरूरत क्या है? कृत्रिम गर्भधान होता है तो उसकी भी जरूरत नहीं है, या होगा अगर कुछ है तो 1-2 बैल बहुत हो गए 100 गाय के बीच में। तो बाकी के पुरुष का क्या होता है? कहाँ है वो? क्या लगता है आपको? एक बाजू कृत्रिम गर्भधान, दूसरी बाजू आज की तारीख में नई ट्रेंड चली है जेनेटिक मैनिपुलेशन। मीन्स कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि गाय ज्यादा पैदा हो, बैल पैदा ही नहीं हो, पुरुष पैदा ही नहीं हो। क्या लगता है ये सही है? प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं है? मनुष्य में तो अगर कोई टेस्ट भी करवाने जाए तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, और टेस्ट करने वाला भी बुरी तरह फंस जाता है। और यहां तो खुलेआम ऑफिशियली करो, चेक कर लीजिए ये सब सही है कि नहीं। ये सब क्यों किया जाता है? आपकी दूध की मांग पूरी करने के लिए। ये जानवर जो है ना तो गौशाला संभाल सकती है, ना तो पांजरापोल संभाल सकते हैं, तो कौन संभालेगा इनको? दूध की डिमांड के लिए बहुत सारे जानवर जबरदस्ती पैदा करवाए जाते हैं। इतनी क्वांटिटी के जानवर संभालेंगे कैसे? कत्ल खाने, वही ऑप्शन बचता है, क्योंकि इतनी जगह, इतना समय, इतने पैसे, बड़े बड़े करोड़पति को भी नहीं परवड़ेगा, उतना दूध महंगा हो जाएगा। तो स्लॉटर हाउस इनएविटेबल है, वो जरूरी है, उसके बिना ये व्यवसाय नहीं चलेगा। आपकी दूध की मांग पूरी हो ही नहीं सकती। आप जरा इन्वेस्टिगेट कीजिए, ये जितने भी कत्ल खाने हैं वहां जानवर कहां से आते हैं? कौन सप्लाई करता है इनको इतनी क्वांटिटी में? ये जानवर ना तो आसमान से टपकते हैं, ना तो जमीन से उगते हैं, ना तो झाड़ पे उगते हैं। ये तो आप एग्री करेंगे। तो कहां से आए इतने जानवर कत्ल के लिए? कौन सप्लाई करता है? और जानवर कटेंगे तो मांसाहार बढ़ेगा, तो मांसाहार बढ़ा तो भारत लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बीफ हो गया। 1, 2, 3 नंबर में भारत रहता है, बड़ी खुशी की बात है। और कहीं तो नहीं है, बीफ में तो हम आगे निकल गए, सभी देशों को आगे छोड़ के हम आगे निकल गए एक्सपोर्ट में। और वही बीफ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है तो बाजार में सस्ता बिकता है, सस्ता बिकता है तो पॉपुलर है, तो मांसाहार बढ़ता है। आप मुझे बताइए कौन जिम्मेदार है ये सब चीज के लिए? आप दूध तो नहीं पीते हो, सॉरी आप मांसाहार तो नहीं करते हो, लेकिन ये सब चक्कर क्या है? आपकी दूध की मांग की वजह से ये जानवर पैदा होने से अंत तक एक भी क्षण सुख का अनुभव नहीं करता है। अगर आपके ध्यान में अगर आता है कि जानवर एक क्षण का भी दुख सुख का अनुभव करता है तो मुझे बताइए।
दुख भरी यात्राएं है इनकी। या तो आप एक अग्री कर लो, भैया मांसाहार बढ़ता है तो बढ़ता है, हमको क्या लेना देना है, लेकिन अग्री कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। लेकिन ये मत बोलो कि भैया कत्ल खाने बंद होने चाहिए। अगर आप खाली इक्वेशन लो कत्ल खाने बंद हो गए तो एक दूसरा उपद्रव खड़ा हो जाएगा जो इससे भयानक है। ये जानवर को मरना उसकी नियति है, कत्ल खाने में नहीं तो रोड पे मरेंगे, कोई खेत में मार देगा उसको, या तो रोड एक्सीडेंट में मारे जाएंगे, या गलियों में घूमेंगे तो आप उसको लकड़ियों से मारेंगे। तो दूध पिएंगे और इतनी मात्रा में दूध पिएंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे, सुबह उठे से रात सोए तक दूध दूध दूध, पता नहीं कितनी जगह दूध पी रहे हैं। दूध पीता है इंडिया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है आपको ये बिल्कुल सोचना पड़ेगा। अब ये वीडियो देखते हैं, देखिए इसमें क्या क्रूएल्टी है इसके अंदर। ये देखिए, इसका मतलब ये देखो बच्चे इसका को मतलब छीन ये लिया, है कि वे थोड़ा साल सा के करीब टच किया और 7 खींच महीने लिया, बच्चे को निकाल गर्भवती दिया। किए जाने वाली इंजेक्शन देना है, कॉमन चीज है। इंजेक्शन, सिरिंज और सुई को बार बार अलग अलग पशुओं पे साफ किए बगैर ही इस्तेमाल किया ये जाता है। देखिए मशीन से हर दूध समय निकालते नहीं हैं। होता। ये यंत्र पशुओं के थन खाली हो जाने पर भी चलते रहते हैं, जिससे ये देखो, खून पशुओं निकल को गया काफी है। दर्द होता है। और दुग्ध ये आप उद्योग के वेरीफाई पशुओं कीजिए। को काफी संसीमित तबेलों में पाला जाता। कुछ ऐसी भयानक घटनाएं ये हैं देखिए जो क्या वजह हाइजीन है से यहाँ का। दूषण का डर था। यही चीज हमारे घर पे आती है और हम पीते तबेलों हैं। में भन भरा रही थी और दूध के पत्रों और बाल्टियों पे बैठी हुई पाई गई, जिससे दूध के दूषित होने कई बार इन बछड़ों देखिए, को पुरुष का कोई काम ही हत्याग्रहों को नहीं है। बेचा जाता है, जहां पर उसको भूखा इनको रख के, चमड़े के प्यासा लिए रख मार के थोड़े देते दिन में हैं। उसको बेच देते हैं कत्ल खाने। अब जब भी जानवर काम के नहीं होते तो ऐसे ही ले जाते हैं, ये रेगुलर चीज वहां होती है। ऑक्सीटोसिन लेने के बाद पशुओं को पेट में के बाद अभी देखिए, उनको जानवर काम के नहीं है तो भी हत्याग्रहों में उसको चमड़े कत्ल खाने और कैसे मांस ले के जाते लिए हैं? मारा जाता है। पशुओं को ऐसे प्रदेशों में ले जाया जाता है जहां पे उनकी कानूनी तौर से कमर की हड्डियां, यहां तक कि उनके सींग भी टूट जाते हैं। और तरीका है उनकी आंखों में मिर्च और तंबाकू लगाना। पशुओं को एक दूसरे के सामने ही मार दिया जाता है। तेज धार वाली छुरी का प्रयोग न करते हुए बिना धार वाली छुरी से पशुओं पर बार बार वार करके उनकी क्रूर हत्या। अभी ये देखिए, यहाँ पे एक भैंस की डिलीवरी कैसे करते हैं। देखिए आप, भैंस के पेट पे एक बड़ा लकड़ा रखा है, अब सभी उस पे खड़े हो गए, ऐसे डिलीवरी है। वहां पे स्त्री भी खड़ी है, पुरुष भी खड़े हैं, और ये इंडिया का सीन है। ऐसे बहुत कुछ है, मैं आपको दिखा सकता हूं। आप चाहिए तो उतना नेट पे है, आप देख लीजिए। और मैं बोलता हूं नेट पे भी क्यों देखते हो, आप लोग ही चले जाओ जहां से रोज दूध पीते हो, वहां जाके देखो, ये सब पूछो उनको। गौ माता, क्या गाय आपके पास आई थी रिक्वेस्ट लेके कि भैया ऊपर वाले ने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट किया है, मुझे भूल से एक की बजाय 4 थन दे दिए, मैं बड़ी दुखी हूं, मेहरबानी करो 3 आप ले लो, 1 मेरे बच्चे को दे दो। कहीं पे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है क्या? जानवर ने आपको एनओसी दी है? अगर जानवर की ये जरूरत ही थी तो जानवर को बांधना क्यों पड़ता है? एक बाजू उसका मुंह बांधते, दूसरी बाजू पीछे के पैर क्यों बांधने पड़ते हैं? अगर अपनी इच्छा से होता तो क्या उसने अपने को बेमौत मरने का भी परवाना दिया है आपको? आप चाहिए उतना दूध निकालो, जब मैं काम की नहीं रहूंगी तो मुझे कत्ल खाने भेज दो। ऐसा कुछ आपसे कोई एग्रीमेंट हुआ है? अभी नहीं, 100, 200, 500 साल पहले भाई कोई गाय की और मनुष्य की मीटिंग हो गई थी, थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा समझौता करके दिया, ऐसा कुछ हुआ है? अपने घर की थियरी। मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा नहीं है। गाय को अपने हिसाब से जीने दो, उसको खुले में छोड़ दो, बैल को खुले में छोड़ दो, बछड़े को खुला छोड़ दो। बछड़े को जितना दूध पीना है उतना पीने दो, जब भी चाहे तब उतना दूध पीने दो, उसको खेलने दो, कूदने दो, नाचने दो। गाय को जो खाना है उसको खाने दो, फिर देखो वो 4 थन में से कितने थन में दूध बचता है। जबरदस्ती गाय को बांध के रखते हो, जबरदस्ती बछड़े को बिछड़ा देते हो।
गाय को अकृत्रिम खुराक देते हो जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे, इंजेक्शंस देते हो, फिर कहते हैं गाय दूध ज़्यादा देती है। अरे गाय क्या कोई भी प्राणी दूध ज़्यादा देगा अगर ऐसा करोगे तो? गाय और भैंस क्यों, कोई भी प्राणी ले लो, सूअर के साथ करो, सूअर ज़्यादा दूध देगा, कुत्ती के साथ करो, कुत्ती ज़्यादा दूध देगी, गधी के साथ करो तो गधी भी ज़्यादा दूध देगी अगर ऐसा ही व्यवहार करोगे तो। मनुष्य के साथ करो तो आप बोलेंगे स्त्री ज़्यादा दूध देती है। अब प्राकृतिक तरीके में रख के कैसे जस्टिफाई करोगे? ऊपर वाले ने हर जीव की संपूर्ण व्यवस्था की है, खाली गाय की व्यवस्था नहीं की उसने। और गौशाला क्यों, भैंस की शाला क्यों नहीं? ज्यादा दूध तो भैंस का आता है। 84 लाख जीव है तो जीव दया करो तो सबकी करो, एक ही जीव की जीव दया। ये देखिए, जब ये जानवर काम के नहीं है, कैसे उनको पैकिंग किया गया है। किसी का मुंह अंदर दबा हुआ है तो किसकी टांग ऊपर लटकी है तो किसका गला घूम गया है, ऐसे बांध बांध के उसको कत्ल खाने तक की जर्नी करनी पड़ती है। दिनों दिन लगते हैं, न खाने को न पीने को, और फिर लाइन में खड़ा रहना है, अपनी मौत की राह देखना है उनको। क्या लगता है जानवर को पता नहीं कि अभी मेरी मौत है? जाके देखिए वो सब क्या कृत्य होता है वहां पे। लेकिन वो बेचारा करे तो क्या करे, पीछे जा नहीं सकता है, मुड़ नहीं सकता है, ऐसे उनको धक्के मार के अंदर ले जाते हैं। और आप टेस्ट, क्या आइसक्रीम है, क्या चीज है, क्या पनीर है, क्या केक है, क्या चॉकलेट है, क्या घी है, क्या दही है। अरे भैया उस जानवर पे क्या गुजरी, कुछ तो सोचो उसका, कुछ तो दया करो उन पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि दूध जो है वो डायरेक्ट माँ से चूस के पीने की व्यवस्था है प्रकृति में। सभी दुधालु प्राणी, सभी दुधालु बच्चे अपनी माँ का दूध चूस के पीते हैं, वो हवा में एक्सपोज नहीं करते हैं। अगर वो हवा में एक्सपोज होगा तो कुछ घंटों में वो खराब हो जाता है। आपके घर में थैली वाला दूध आता है, कितने दिन के बाद आता है? हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, शायद उससे भी ज्यादा दिन हो। तो ये दूध टिकता कैसे है? पेस्चराइजेशन करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, और अनेक केमिकल, ऐसे डेडली केमिकल डाले जाते हैं ताकि दूध खराब ना हो, और भयंकर रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी उसमें यूज होती है, तब जाके ये दूध टिकता है। ये सब कॉमन सेंस है, आप भी देख सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। आप भी नेट पे बैठ के सर्च करेंगे, नेट पे भी क्यों भरोसा रखते हैं? आप खुद चले जाओ, पूछो उनसे, जवाब मांगो। क्या लगता है ये दूध आपको स्वास्थ्य देगा? ये शुद्ध है, ये पवित्र है? और जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमने हमारी दूध की मांग इतनी बढ़ा दी है। आज से 50-60 साल पहले जाके देखिएगा कि दूध कितना था। भारत जब आजाद हुआ था तब भारत की बस्ती कितनी थी, हमारा गौधन कितना था, आज से अनेक गुना ज्यादा था। फिर भी दूध के प्रोडक्शन में और मांसाहार में भारत का कहीं नामो निशान नहीं था। आज भारत की बस्ती बढ़ी है, जानवर की संख्या घटी है, लेकिन फिर भी दूध का प्रोडक्शन अनेक गुना बढ़ गया, और भारत मांसाहार के निकास में टोच पे पहुंचने के कगार पे है। एक शाकाहारी देश आज करीब करीब मांसाहारी देश बन गया, क्योंकि सस्ता मिलता है तो हर कोई लेता है, और उसके साथ में गलत मान्यताएं जुड़ी है, इसमें ताकत है, इसमें शक्ति है। फिर भी हमारी दूध की मांग खत्म नहीं होती है तो नकली दूध बनाया जाता है, और यह आप सबको पता है। रोज न्यूज़पेपर में आता है, टीवी न्यूज में आता है, व्हाट्सएप में आपको आ रहा है। और नकली दूध मिलावट वाले से भी काम खत्म नहीं होता है, तो फैक्ट्री में दूध बनता है जहाँ जानवर की कोई जरूरत नहीं है, कुछ केमिकल लो, मिला लो, हिला दो, नकली दूध बन जाता है, बहुत सस्ता बनता है। यह भी आपकी जानकारी में है। नकली चीज, नकली पनीर, नकली घी मिलता है, वो भी आपकी जानकारी में है। लेकिन आप करते क्या हो? न्यूज आती है, सुनते हो, देखते हो, फॉरवर्ड करते हो, बस खत्म। क्या आपके अंदर कोई खलबली नहीं बचती कि ये गलत चीज मैं खाऊंगा तो मुझे क्या असर होगा? इतने कमजोर हो गए हैं हम।
अरे कुछ नहीं कर सकते तो इसका त्याग तो कर सकते हो। हमने किया है, सालों साल से किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। आप में अगर संवेदना है, जीव दया है और स्वस्थ जीने की चाह है तो बिल्कुल कर सकते हो आप ही। एक ग्लास दूध के अंदर 135 मिलियन पस सेल्स, ब्लड, गाय का गोबर, इतने पेन किलर, इतना एंटीबायोटिक्स, इतना हार्मोन्स के इंजेक्शंस और दुनिया भर के सारे पता नहीं क्या क्या है और कितनी बीमारियों के चक्कर, क्योंकि जानवर खुद बीमार है तो उसमें से भी बीमारी। और ये दूध लेने वाले जो है अनेक बीमारियों से पीड़ित है। पेट की बीमारियां हो, अस्थमा हो, सर्दी, खांसी, कफ, कौन सी बीमारी में इसने रोल नहीं प्ले किया है। WHO ने तो कह दिया है कि अगर यही टाइप का दूध पिएगो तो 2025 में इंडिया इज अ कैंसरस कंट्री। गवर्नमेंट ने खुद ने कह दिया है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है फूड सेफ्टी ने, उसने भी कह दिया है कि करीब करीब 67 to 80% दूध, 70% दूध तो नकली है, पीने के लायक नहीं है, टू द स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो निर्णय कौन लेगा पीना या नहीं पीना? नकली दूध पीता है इंडिया, वो आपको लेना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। डिसीजन आपका रहना चाहिए। कोई आपको आएगा तारणहार नहीं, आपको ही आपका तारणहार बनना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स इन्फ्लिक्टेड मिल्क ऑन यंग मेल्स, फीमेल्स एंड एडल्ट्स, ये बहुत ही सीरियस विषय है। एक तो जानवर को दुनिया भर के हार्मोन्स के इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन और दुनिया भर के अप्राकृतिक खुराक खिला के जो दूध निकाला जाता है, गर्भवती माँ का दूध निकाला जाता है। पहले दूध में ही हार्मोन्स होते हैं, क्या ये पीने लायक है? पहला तो ये प्रश्न है। और दूसरा, आप खुद चेक कर लीजिएगा, पहले के जमाने में आधा डजन बच्चे कॉमन थे सबके, कुछ पता भी नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज की तारीख में एक बच्चा बड़ी मुसीबत से पैदा करते हैं, फिर भी एक बच्चा पालना डिफिकल्ट हो गया। पेरेंटिंग के कोर्सेज चालू हो गए, पेरेंटिंग हैज बिकम ए सीरियस इश्यू। क्यों? बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं है। 8 साल, 9 साल, 10 साल का बच्चा कंट्रोल में नहीं है, विद्रोह कर रहा है। क्यों? अभी माँ बाप कहे तो किससे कहे, क्या कहे? बच्चे को रिलेशनशिप हो गई है, 10 साल रिलेशनशिप, मर्यादाएं क्रॉस कर रहे हैं। पहले के जमाने में 15 साल की उम्र में पीरियड्स आते थे, आज वो 10-11 साल की उम्र में पीरियड्स आने चालू हो गए। क्यों? ये जो गलत खुराक आप जबरदस्ती बच्चे को खिला रहे हो, बच्चे की इच्छा नहीं हो तो आप उसको दबा दबा के पिलाते हो, रास्ता रोक के पिलाते हो। दूध, चाय, कॉफी, चीज, पनीर, बटर, घी और पता नहीं क्या क्या कितनी बार खिलाते हो। देख लीजिए आपके डाइट में सुबह से शाम तक दूध और डेयरी के प्रोडक्ट्स कितने हैं, वो भी इतने गंदे, तो ये असर होगा। आज के युवा की भी कोई हालत अच्छी नहीं है, उनको भी ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनमें भी काफ़ी लस्ट है, उनमें भी सेक्स रिलेटेड बड़े प्रॉब्लम्स हैं। किसे कहे, क्या कहे? ये उम्र में कौन सोल्यूशन देगा? कि हर कोई दवाई देने पे बिका है, हर किसी को पैसे कमाने हैं उसमें से। उम्र बढ़ गई, 50 साल, 60 साल हो गए, शरीर तो कमज़ोर हो गया, लेकिन हमारी विकृति और विकार वासना तो आज भी जुआन है। तो वृद्ध भी कुकर्म करते हैं, जो नहीं करना है वो करते हैं, कोई संयम ही नहीं है। मी टू, ही टू, शी टू, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में आवेग वैसे ही आते हैं। फिर गवर्नमेंट दुनिया भर के कानून बनाती है, रेप विक्टिम विल बी सेंटेंस टू डेथ। अरे भैया, वो करने के बाद की सजा है, लेकिन वो आवेग आता है, उसका क्या? उसकी तो पूर्ण व्यवस्था है हमारे पास। खुराक चेंज करो और देखो कितना फर्क पड़ता है। ये गलत खान पान चेंज करके देखो, अपने आप से बच्चे डिसिप्लिन में आ जाएंगे। ये जितने भी प्रॉब्लम आज के युवा के हैं या ऊपर की उम्र वाले के हैं, काफ़ी फर्क दिखाई देगा आपको। बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। अभी ये देख लीजिए गवर्नमेंट की वेबसाइट से दिया गया है, इतने सारी मिलावट होती है। यूरिया है, फॉर्मुलिन है, डिटर्जेंट है, कॉस्टिक सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, बहुत बड़ा लिस्ट है, शैम्पू तक का लिस्ट है।
फॉर्मेलिन तो ऐसी चीज है जो डेड बॉडी पर डाली जाती है, जल्दी वो खराब नहीं है, वही चीज आपके दूध में डाली जाती है। आप खुद चेक कर लीजिए। मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, मैं तो इससे कुछ ज्यादा जानता हूं, लेकिन मैं बोलता नहीं हूं और वो सत्य है, लेकिन फिर भी पब्लिक में नहीं बोल रहा हूं। ये 4 इंडस्ट्रीज है, कृत्रिम गर्भधान की इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दूध उत्पादन, कत्ल खाने और मांसाहार, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सबकी जुगलबंदी है। आप बोलेंगे कि नहीं भैया मैं तो बहुत दूध पीऊंगा ही, लेकिन कृत्रिम गर्भधान नहीं होना चाहिए, कत्ल खाने नहीं होने चाहिए, मांसाहार नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रैक्टिकल इक्वेशन लगता है तो मुझे बताइए कैसे हो सकता है। हर कोई दिल खोल के दूध और दूध की आइटम लेगा और ये साथ में नहीं रहेंगे, ये पॉसिबल है क्या? बताइए मुझे। आई विल बी मोर देन क्यूरियस टू नो ऑल दिस थिंग्स। मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 1+1 जैसा सिंपल समीकरण है। अमेज़न ऑस्ट्रेलिया के जंगल जलाए गए, आप सबको पता है। करोड़ों करोड़ों इनोसेंट जानवर मारे गए। क्यों जले ये जंगल? क्योंकि एनिमल फार्मिंग के लिए जगह चाहिए, तो जंगल काटने ही पड़ेंगे। पर्यावरण का इतना बड़ा नुकसान करेंगे, कौन जिम्मेदार है ये सब के लिए? ये देखिए अमेज़न के जंगल कैसे आग लगा दिए, जंगल के जंगल खाली कर दे। फिर वहाँ एनिमल फार्मिंग होगी, कहीं जानवर को रखेंगे, कहीं उनको खान पान के लिए कुछ उगाएंगे, कुछ करेंगे। ये तो मेरी बात आपसे हो गई है। आप देख सकते हो कि भारत जो है एक लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बीफ है। शास्त्रों की दुहाई देते हैं हम, हर किसी ने शास्त्रों को अपने हिसाब से अर्थघटन किया है। हिस्ट्री इज ऑलवेज इंटरप्रिटेड टू कन्वीनियंस। भारत का ही इतिहास देख लीजिए, आज़ादी के पहले भारत और पाकिस्तान एक थे। क्या भारत के इतिहास में जो गांधी जी के बारे में, जो सरदार पटेल के बारे में, जो शिवाजी के बारे में लिखा गया है, क्या पाकिस्तान के इतिहास में भी वही लिखा गया है? भारत के इतिहास में जो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिखा गया, क्या पाकिस्तान के इतिहास में भी वही लिखा गया है? नहीं, पाकिस्तान के इतिहास में कुछ और ही लिखा गया है, भारत का इतिहास कुछ और है। हकीकत तो एक ही थी, हर किसी ने हिस्ट्री अपने हिसाब से लिखी है। आप कोई भी शास्त्र पढ़ लो, एक ही शास्त्रों के अनेक आपको अर्थघटन मिलेंगे जो काफी विरोधाभासी है। घटना एक, इंटरप्रिटेशन अनेक। अभी कौन सा सही है वो हमें डिसाइड करना है। कहते हैं कि कृष्ण जी ने दूध पिया, कृष्ण जी गौपालक थे। मैं बिल्कुल मानता हूं कृष्ण जी गौपालक थे और गौपालन अच्छी चीज है। कृष्ण जी ने मक्खन खाया क्या? देखो, धर्म में बहुत सारी चीज सिंबॉलिक बताई गई है, आपको उसका सही अर्थघटन करना पड़ता है। कृष्ण जी मक्खन गिरा देते हैं और माता जशोदा जी को कहते हैं मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। कृष्ण जी गोपियों की मटकी फोड़ देते हैं। आज की तारीख में दही हंडी के दिन अपने जान के जोखम पे हम जाके मटकी फोड़ते हैं, दही गिरा देते हैं। क्या मीनिंग है इसका? मक्खन गिरा दो, दूध की मटकी फोड़ दो, दही की मटकी फोड़ दो। मेरे हिसाब से कृष्ण जी यही कहना चाहते थे, मक्खन खाने लायक नहीं है, दूध पीने लायक नहीं है, दही भी खाने लायक नहीं है। अगर दही खाने के लायक होता तो मटकी उतारते नीचे, बड़े प्यार से सबको थोड़ा थोड़ा बांट देते, फोड़ के गिरा क्यों दिया? ये मेरा अर्थघटन है। आप एग्री हो या नहीं हो वो नहीं है, लेकिन जिन्होंने छोड़ा है उनको पूछिए क्या मीनिंग है इसका। हो सकता है ये भी एक मैसेज कृष्ण जी का है। जहां तक जैनियों की बात है, उनके तो आगम में लिखा गया है, एक नहीं अनेक सूत्र लिखे गए। विगय त्याग की बात की गई है। विगय का मीनिंग भी काफी गहरा है और बहुत क्लियर सूत्र है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई समझाने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं। हर किसी को डर लगता है सच सुनने का और सच बताने का। मैं कुछ वीडियो इस पे निकालूंगा। तो ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसने पशुजन्य खुराक की महिमा की हो। एक भ्रम ये फैलाया जाता है कि दूध नहीं पिएंगे तो आपकी ताकत कम हो जाएगी, आप कमजोर हो जाएंगे, बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, आप चल नहीं पाएंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे देखिए,
विराट कोहली भारत का कप्तान, सुनील चिक्री भारत का फुटबॉल का कप्तान, योकोविच स्टार टेनिस प्लेयर, ये सभी सेलिब्रिटीज है। और ये अक्षय कुमार, सेलिब्रिटीज नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन गए, वीगन बन गए, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स उन्होंने छोड़ा। और उनका स्टेटमेंट है कि मांसाहार और डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ने से उनकी हेल्थ इंप्रूव हुई, उनकी ताजगी स्फूर्ति बढ़ गई, उनका कंसंट्रेशन बढ़ गया और उन्हें कोई अफसोस नहीं ये सब छोड़ने का। ये सभी काफ़ी रिसर्च करने के बाद करते हैं, कोई भावावेश में नहीं करते, क्योंकि इसमें से बहुत सारे तो पहले से नॉन वेजिटेरियन थे तो उनको कोई बुरा नहीं था। लेकिन देखा है कि भैया हम कुछ कर रहे हैं और इतने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं तो हमको हमारी फिटनेस करनी है। और यहाँ पे मैं और भी बता दूँ, माउंट एवरेस्ट भी चढ़ के आए हैं, उन्होंने कोई भी पशुजन्य खुराक नहीं लिया है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लिए, और ना ही जो इतनी ठंडी के लिए जो हमको जैकेट और सूट पहनना पड़ता था वो भी उन्होंने पशुजन्य चीज में से नहीं बनवाए, क्योंकि उनका कॉन्शियस बाइट हो रहा था। मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त कुंतल जोईसर की, और एक वीगन जो है आज वो भी एवरेस्ट चढ़ के आया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, वो भी वीगन। ऐसे अनेक वीगन एथलीट्स हैं जो बोलते हैं हम हमारा खुराक चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारी फिटनेस बढ़ रही है, हमारी ताजगी स्फूर्ति बढ़ रही है। तो ये कैसी बात है कि भैया आपकी ताकत कम हो जाएगी? और बाकी के सब प्राणी देख लीजिए, हाथी है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, क्या उनकी ताकत कम है? उन्होंने भी बचपन में ही दूध पिया था, वो हमारे से अनेक गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, बलशाली है। तो कौन सा तर्क लड़ा रहे हो? क्यों ऐसे कुतर्क देते हो? ये जानवर है, आपने उसका दूध पिया या दूध की आइटम खाई, सेलिब्रेट किया, या उसका मांसाहार बना, सेलिब्रेट किया, जानवर को कुछ फर्क नहीं पड़ा, दोनों में उसकी पीड़ा होती। एक जिंदा थे तब उसको पीड़ा, और एक मरने के उसको मरना पड़ा और उसके बाद की क्रिया में हुआ, कोई फर्क नहीं है। इस जानवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो उसका पूर्ण शोषण हुआ है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप डेयरी में जाइए, तबेले में जाइए, पूरी फैमिली के साथ जाइए, ग्रुप में जाइए। बहनों से कहूंगा आप किटी पार्टी करते हैं, होटल में करते हैं या कहीं भी करते, एक बार किटी पार्टी के पूरे ग्रुप को ले जाइए, ये डेयरी में, ये तबेले में जाके 1-2 घंटा वहां बैठिए, देखिए क्या है जिसकी वैरायटी के लिए आप तरसते हो। चीज वाली आइटम चाहिए, पनीर वाली आइटम चाहिए, जाके ये जानवर के आंसू तो पोंछो, देखो ये क्या कर रहे हैं। सैंपल के लिए मैं 2-4 गाय को पाल भी सकता हूं, संभाल भी सकता हूं, बहुत महंगा सौदा है, लेकिन कर सकता हूं दिखाने के लिए। लेकिन ये कमर्शियल लेवल पे वायबल है क्या? विदाउट क्रूएल्टी ये डेयरी इंडस्ट्री सस्टेन कर सकती है क्या? इतनी कमर्शियलिटी पे इतना बड़े क्वांटिटी का दूध दे सकती है क्या? इस जानवर के आंसू पोंछने का तो सोचिए। मैं आपको जब कहता हूं तब मैं ये भी कहता हूं कि मुझे पता है कि आपको दूध के नाम से बड़ा शौक है, बचपन में दूध पिया वो दूध है, बाकी कोई दूध होता ही नहीं है, फिर भी आपको है तो पौष्टिक, क्रूएल्टी फ्री डेयरी ऑल्टरनेटिव्स है। आप घर पे भी बना सकते हो या आपको आसानी से मिल भी सकता है, थोड़ी मेहनत अगर करनी पड़े तो। उससे अच्छा घर पे बना लो, 100% शुद्ध, न्यूट्रिशियस, सस्ता, सात्विक, अहिंसक चीज आप अपने घर पे बना सकते हो। वो कोकोनट मिल्क में से भी बना सकते हो, बादाम में से भी बना सकते हो, सोया में से भी बना सकते हो, मूंगफली में से भी बना सकते हो, और भी ऑप्शंस हैं। और ये सब जो भी चीज़ आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, दूध है, दही है, घी है, बटर मिल्क है, छाछ, आपकी केक है, पेस्ट्रीज है, चीज़ है, पनीर टोफू है, आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, ये सभी के ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपको कोई बड़ी त्याग तपश्चर्या नहीं करनी है, खाली शिफ्ट करना है, अच्छे ऑप्शंस के लिए जाना है, आपके स्वास्थ्य के लिए, अहिंसा के लिए, पर्यावरण के लिए, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए ये आपको करना है।
ये समीकरण आप देख लीजिए, जितनी डेयरी बड़ी बनेगी उतने ज़्यादा जानवर पैदा करने पड़ेंगे, उतने ज़्यादा जानवर की कत्ल होगी, उतना मांसाहार बढ़ेगा, उतना सस्ता मांस बिकेगा, उतना नॉन वेज बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ेगी, उतना ही बड़ा नुकसान होगा और जो विनाश होगा ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि जितना सस्ता जानवर डेयरी सप्लाई कर सकती है और कोई नहीं सप्लाई कर सकता है स्लॉटर हाउस को। और जानकारी चाहिए मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ। बाकी आपको चाहिए तो आप गूगल में सर्च मारिए इस्लाम एंड वीगनिज़म, देखिए वहाँ भी ये बहस छूट चुकी है, वहाँ भी चेंज आ रहा है। इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी में भी देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी एंड वीगनिज़म में भी देख लीजिए, जैनिज़्म एंड विगय त्याग में भी देखिए, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। या तो मुझे लिखिए, मैं आपको सब भेज दूंगा। वीगन फेस्टिवल इन चाइना जैसे देश में जिसमें आज बड़ा तांडव हुआ है, वहाँ के एथलीट्स भी बोल रहे हैं कि भैया हमको वीगन होना है। वीगन एथलीट्स डालिए, रॉ फूड एथलीट्स डालिए, सभी जगह आपको ये मिलेगा। विश्व बदल रहा है, कारण अलग हो सकते हैं, कोई हेल्थ के लिए कर रहा है, कोई अहिंसा के लिए कर रहा है, कोई पर्यावरण के लिए कर रहा है, कारण कोई भी हो, करना तो वही है। अब ये गब्बर सिंह का मैसेज कि छोड़ो ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स और रॉ वीगन खाना शुरू करो। वीगन जिंदाबाद। थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू सो मच हमें वीगन बनाने के लिए। मैं प्रदीप शाह आपको सीरियसली रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने जो कुछ भी कहा है ये मेरा सत्य अनुभव है, लेकिन मेरे पे भी विश्वास मत कीजिए। आप आपका सत्य निकालिए, कुछ टाइम निकालिए। प्रश्न बड़ा सीरियस है और आप सीरियसली इंटरेस्ट है तो मुझे ईमेल कीजिए, आई विल गेट बैक टू यू विथ वॉट एवर इज द रेलेवेंट डिटेल्स। मेरी आप सबसे विनती है, आप 3 महीने के लिए दूध और डेयरी आइटम का त्याग कीजिए और अनुभव कीजिए। आपका अनुभव ही सही है और वही आपका सही मार्गदर्शन है। तो 3 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट कीजिए और फिर आपका निर्णय सही होगा। ट्राई कीजिए ये।